हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सभी बच्चे लाइव आ जाए। मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं। इस समय हम लोग साइंस का क्लास देखते हैं जो पॉलिटेक्निक का, तो सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाए ताकि इस सेशन को कंटिन्यू स्टार्ट किया जा सके। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और जो है ना, इस वीडियो को लिंक को हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। आज हम लोग देखने वाले पॉलिटेक्निक का, जो आज बता रहा हूँ 126 नंबर का क्लासेज है। ऑलरेडी 125 क्लासेज डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग फिजिक्स देखने वाले हैं। फिजिक्स में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, वेव मोशन एंड साउंड, तरंग, गति और ध्वनि। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको डायरेक्ट दिखेगा। और इस चैनल पे ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैं आपको बता दूं। और जब यहाँ पे दोस्तों वेव और मोशन को 2 क्लासेस में कंप्लीट किया जाएगा। आज हम लोग फुल थ्योरी वेव एंड मोशन का देखेंगे, तो देख सकते हैं पार्ट 1 में आज फुल थ्योरी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट डे, उसमें हमको उन लोगों को पूरा न्यूमेरिकल और उसका क्वेश्चन को करना है। ठीक है ना? तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जिनको स्टडी मटेरियल लेना है, जल्द से जल्द 8544 61 53 52 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको 399 में आपको पूरा स्टडी मटेरियल पैकेज आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस आपको ऑलमोस्ट 95+% आपको कंप्लीट हो गया फिजिक्स का। फिजिक्स में आपको बता दूं, फिजिकल क्वांटिटी ऑन यूनिट, भौतिक रसायन और मात्रा की कंप्लीट करवा दिया गया है। लॉ मोशन एंड फोर्स यानी गति के नियम और बल, ये भी करवा दिया गया है। वर्क पावर एनर्जी भी करवा दिया गया है। ग्रेविटेशन भी करवा दिया गया है। और आपको बता दूं कि फ्लोटेशन से अंतः दाब, ये भी करवा दिया गया है। आपको हीट करवा दिया गया है और इलेक्ट्रिसिटी करवा दिया गया है। और आपको बता दूं ब्रांड या विश्व यानी यूनिवर्स कंप्लीट करवा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर फिजिक्स का बचता है, ये आपको बता दूं, वेव मोशन एंड साउंड यानी तरंग, ध्वनि और गति के बाद एक चैप्टर बचता है। चैप्टर का नाम आपका है लाइट। क्या है जी? लाइट है। इसके बाद लाइट होगा, उसके बाद आपका पूरा जो है ना फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से केमिस्ट्री एंड मैथ सभी का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एक चैप्टर शायद बचा हुआ है। तो हम लोग जल्द से जल्द सारा सिलेबस कंप्लीट करा करके पॉलिटेक्निक का सिर्फ एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होने वाला है। आप लोग टाइम डिसाइड कीजिएगा कितना बजे आपको टेस्ट चाहिए, सुबह में चाहिए या शाम में चाहिए। ठीक है ना? तो सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? आज हम लोग देखेंगे साउंड वेव, यानी यहाँ कहने का मतलब हो गया वेव मोशन एंड साउंड, तरंग, ध्वनि और उसके गति। बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना, 10 से 15 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन यानी 2 या 3 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू अब करते हैं। सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं? एक बार जो है अपना मेजोरिटी पेड स्टूडेंट दिखा दीजिए। सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं तरंग और गति यानी वेव मोशन सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद साउंड भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आज हम लोग फुल थ्योरी करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोई भी आपस में बातें नहीं करेगा। और जिसको चैट से प्रॉब्लम होता है वो क्या कीजिए कि अपना चैट बॉक्स को ऑफ कीजिए। ठीक है ना? क्योंकि अभी थ्योरी का क्लास से कंसंट्रेट होकर के समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको इंडिकेट करते चलूंगा कौन सा टॉपिक से कहां से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, हाईलाइट करते चलूंगा। तो वो चीज को भी ध्यान में रखना। और पीडीएफ इसका जल्द से जल्द पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं तरंग यानी वेव क्या होता है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जिसको डिस्टरबेंस बोला जाता है। ठीक है ना? जो ऊर्जा को एक स्थान से, ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है। और किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न होने पर माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ पाती है, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस जो है आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार डिस्टरबेंस के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ही तरंग गति यानी वेव मोशन कहते हैं। इसी को वेव मोशन बोला जाता है। जैसे तरंग गति के बहुत से प्रकार है दोस्तों, जैसे पानी की तरंग होता है, ध्वनि में भी तरंग उत्पन्न होता है, ध्वनि में भी वेव उत्पन्न होता है, प्रकाश तरंगे होती है, रेडियो तरंगे होती है। ठीक है ना? ये जस्ट डिफिनेशन है, यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तरंग गति या तरंग की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। और वेव क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है यहाँ पे तरंग का, और तरंग गति का विशेषता क्या है।
वो हमको जानना जरूरी है। तो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम लोग देखते चलेंगे। तरंग के गमन के लिए माध्यम आवश्यक होता है। बिल्कुल, क्या आवश्यक होता है जी? किसी भी तरंग को मतलब वेव को आगे बढ़ने के लिए उसका माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता जरूर होती है, तभी तो आगे बढ़ेगा। तथा किसी माध्यम से तरंग का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम देखिए, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकता है, किस पे डिपेंड करता है? तरंग का वेग जो है माध्यम की प्रकृति पर जो है डिपेंड करता है। ध्वनि तरंग अपने मार्ग में अनुरोध आने पर मुड़ जाती है। तरंग की सदैव पदार्थिक माध्यमों में होता है। डिस्टर्बेंस तरंग गति में केवल विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस और ऊर्जा स्थानांतरण होता है। ये आपको याद करना होगा। तरंग गति में क्या क्या चीज जो है वहां पे स्थानांतरण होता है जी? तो विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस और ऊर्जा जो है स्थानांतरण होती है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये चीज को समझ जो है देख लेना जरूरी है। और क्या यहाँ पे बोला जा रहा है? माध्यम में तरंग का गमन का वेग और माध्यम के कणों के कंपन का वेग जो है ना, दोनों क्या होता है? डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। माध्यम के कणों का वेग और माध्यम में जो है गमन का वेग दोनों डिफरेंट होता है। ये जस्ट बेसिक जो है थ्योरी है, यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं हाईलाइट करते चलूंगा, ध्यान से देखिएगा। पेड वाले ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, पढ़ लीजिएगा जी, ठीक है ना। माध्यम में जड़त्व का गुण होना बहुत जरूरी है। माध्यम में जड़त्व का गुण जो है इनर्शिया का गुण होना बहुत जरूरी है, ताकि ऊर्जा प्राप्त कर सके। तरंग के गमन के लिए माध्यम में प्रदर्शक गुण नहीं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो चीज को मैं हाईलाइट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। तरंग के प्रकार क्या क्या होती है? तीनों प्रकार आपको जानना है। पहला होती है कौन कौन जी? दो भागों में बांटा गया है। पहला मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव, यानी यांत्रिक गति और अयांत्रिक गति, यानी मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव दो तरह की होती है। मैकेनिकल वेव क्या होती है जी? वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैस में स्थानांतरित होती है, उसी तरंगे को यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल तरंगे बोलती है। वैसा तरंग, वैसा वेव जो किसी भी पारदर्शिक माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस में जो है ना संचरित हो जाती है, उसी को मैकेनिकल वेव कहते हैं, यानी जो है ना यांत्रिक वेव कहते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण यांत्रिक के नियम के अंतर्गत कंपन करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यांत्रिक तरंगों के दो भागों में बांटा गया है जी। मैकेनिकल वेव को दो भागों में बांटा गया, ध्यान से देखिएगा। कौन कौन है? पहला ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ये मैकेनिकल वेव को दो पार्ट में भागा गया है। कौन कौन? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, ध्यान से देखिएगा। अनुप्रस्थ के बारे में अगर देखते हैं, जब तरंग गति की दिशा का माध्यम के कणों में कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, जब कोई भी तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों में कंपन करने की जो दिशा में जो है लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस से में उत्पन्न होता है। यहाँ से ये पॉइंट पूछेगा, ठोस में होता है, लिक्विड में या गैस में, ये पॉइंट पूछेगा, भिवे लगाइएगा, ठीक है ना। ठोस में उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव के अंदर ये तरंग उत्पन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी सतह जो है ना उत्पन्न किया जा सकता है, सतह पे। उसी तरीके से अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है जी? जब किसी तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करती है, तो उसी को अनुदिश यानी समानांतर होती है। यहाँ पे ये तरंगे माध्यम जो है ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ से ये पॉइंट याद कीजिएगा कि इसमें उत्पन्न कर सकता है, ये जो है ठोस, द्रव और गैस में, और पहला वाला सिर्फ ठोस में उत्पन्न करता है। यहाँ से सिर्फ और ये हमको जानना है। देखिएगा, यहाँ से ये दोनों का एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है, पढ़ लीजिएगा, टेबल को डिफरेंस जस्ट बताया गया है। सितार के तार का रिंग जो है ना ट्रांसवर्स का एग्जांपल, आपसे एग्जांपल पूछ देता है। देखिएगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अभी नेक्स्ट डे, उसमें आपको देखिएगा कि वहां पे क्वेश्चन भी यहाँ से दिखने को मिलेगा। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, जिससे ध्वनि तरंगे क्या, कौन सा तरंग होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसको भिवे लगाइए। डायरेक्ट आपसे पूछेगा ध्वनि तरंगे कौन सा तरंगे है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है, लॉन्गिट्यूडनल है या जो है ट्रांसवर्स है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि तरंगे जो है ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंगे है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ से आ गया ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, द्रव में ये तरंगे उस सतह पे उत्पन्न किया जाता है। द्रव में भी होता है, लेकिन इस सतह पे जो है वो उत्पन्न होता है। अनुदैर्ध्य तरंगे तीनों में उत्पन्न होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में। ध्यान से देखिएगा, यह क्रमशः शीर्ष और गर्श उत्पन्न करती है। पढ़ लीजिएगा, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। टेबल को पढ़ लीजिएगा, जस्ट थ्योरी है, ठीक है। पेड ग्रुप पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। जहां से क्वेश्चन पूछेगा वो चीज को हमको जानना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, तरंगदैर्ध्य के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या तरंगदैर्ध्य होता है। माध्यम के किसी कण के द्वारा
पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है उसी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसको लैम्डा से जो है डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य जो है वेवलेंथ, माध्यम के कण किसी कण के एक समान कंपन किए जाने पर तरंग जितना दूरी तय करता है, जितना डिस्टेंस कवर करता है, वही चीज को ना ये जो है तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट करता है। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं जी? आवृत्ति से बेसिक पॉइंट है, माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा, जितना फ्लक्चुएशन होगा, उसी को आवृत्ति बोलते हैं। इसे एन द्वारा डिनोट करते हैं। वेव वेलोसिटी किसको बोलते हैं? तरंग वेव, वो माध्यम के कण द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को उस तरंग का तरंग वेव यानी वेव वेलोसिटी कहते हैं। इसको भी द्वारा इंडिकेट किया जाता है। जस्ट ये सब जो है आपको बेसिक पॉइंट है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है टाइम पीरियड, क्या होता है, क्योंकि इसमें यही सब पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन जहां से पूछेगा मैं हाईलाइट करूंगा, टेंशन नहीं लेना, ध्यान से देखिएगा। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड एक पूर्ण दोलन या कंपन में जितना समय लगता है ना, उसी को दोलन काल कहते हैं, ठीक है ना। इसे टी द्वारा सूचित किया जाता है। और फेज वाइब्रेशन किसको बोलते हैं? आवृत्ति में कंपन करते हुए, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण को किसी क्षण पर स्थित स्थानांतरण, किसी क्षण पर स्थित स्थानांतरण की दिशा को न उसी को कंपन कला बोलते हैं, यानी फेज ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। ये सब बेसिक पॉइंट है। जस्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन, दोलन करने वाले वस्तु जिस बिंदु से इर्द गिर्द गति करती है ना, उस बिंदु को वस्तु का जो है ना डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं जी? माध्यम स्थिति के किसी एक तरफ कण का माध्यम विस्थापन यानी एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्रस्ट किसको बोलते हैं? माध्यम में स्थित ऊपर महत्वपूर्ण विस्थापन को श्रिंग कहा जाता है, यानी क्रस्ट बोला जाता है। ये सब पढ़ लीजिएगा, जस्ट आपको पढ़ना, ध्यान से देखिएगा, ये फिगर में समझना है। देखिएगा कुछ इस तरीका से जो है ना फ्रीक्वेंसी ऐसे जो है बढ़ रहा है। तो देखिएगा ये जो है ना ऊपर की ओर क्या लग रहा है जी? इसी को जो क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये जो तरंग की लंबाई, और ये जो है ना इसी को जो है ना तरंग की लंबाई हो गया, और नीचे वाला पोर्शन गर्थ हो गया, और देखिए ये ऊपर वाला जो है क्रस्ट हो गया। यही सब चीज वहां पे डिफिनेशन में दे रखा। देखिएगा AB बराबर CD जो है ना, AB और CD ये दोनों क्या है? आयाम है, एम्पलीट्यूड है। ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। और AD तरंग की लंबाई है। देखिएगा A और D, ये यहां से यहां तक जो आया ना, ये क्या है? ये तरंग की लंबाई हो गया। और AB क्या है? AB जो है ये शीर्ष है, और CD क्या है? CD ये गर्त है। शीर्ष ऊपर वाला हो जाएगा, ये शीर्ष हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? गर्त हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे इंडिकेट किया है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन में आपको यहाँ से जो है काम देगा। कैसे काम देगा? ध्यान से देखिएगा। तरंग वेग यानी तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति में अगर रिलेशन देखा जाए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तीनों का रिलेशन क्या होगा? तो ये रिलेशन जानना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में दिखने को मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा क्या रिलेशन है। माना कि एक तरंग की आवर्तकाल टी है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा माना गया, ठीक है। तरंगदैर्घ्य भी होने पर टी समय में तरंग भीटी दूरी करता है, यानी भीटी बराबर क्या हो गया? लैम्डा। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि टी बराबर 1/n होता है, और आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1 टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए v/n बराबर लैम्डा। ये जस्ट आपको यहाँ पे याद क्या करना है? ये आपको ये रिलेशन याद करना है। v बराबर क्या हो जाएगा? n लैम्डा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब तरंग वेव बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य होता है। ये पॉइंट को VVL लगा करके नोट डाउन कीजिएगा, न्यूमेरिकल में काम देने वाला है। आगे बढ़िए। आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? यांत्रिक तरंग में यहाँ पे क्या क्वेश्चन निकल सकता है? ध्यान से देखिएगा। यांत्रिक तरंग एवं विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? यांत्रिक तरंगों के आंतरिक कुछ ऐसी भी तरंग होती है, आंतरिक तरंग में कुछ ऐसा भी तरंग होता है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंग निर्वात यानी वैक्यूम में भी कभी कभी प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ पर निर्धारित होती है। ये पॉइंट आपको याद करना है। कितना वेग होता है प्रकाश का? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसी को विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोला जाता है जी, ठीक है ना। जैसे प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, ये सभी जो है ना यांत्रिक तरंगे के अंतर्गत आता है। ये रेंजवा आपको याद करना है। तरंगदैर्घ्य परास वेवलेंथ का रेंज क्या है? 10⁻⁻14 से 10⁻⁻4 m है। ये आपको यहाँ से ये 2 पॉइंट को याद करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये टेबल, ये ही टेबल तो मैं खोज रहा था।
यही टेबल मैं खोज रहा था, ये टेबल आ गया। चलिएगा, ये टेबल को हर हाल में सभी स्टूडेंट को रटना है। ये टेबल से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये टेबल है ना, ये टेबल से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिएगा, मैं सभी को डिटेल्स बताते चल रहा हूँ। ये टेबल से 1 नंबर एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दूं, अब प्रॉपर दिख रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा सबसे पहले गामा किरणें। गामा किरण की खोज किसने के द्वारा किया गया है जी? खोजकर्ता जरूर पूछेगा, और ये वाला रेंज कभी कभी पूछ दिया जाता है, लेकिन जनरली खोजकर्ता पूछता है कौन खोज किया। गामा किरणें के बेकरल ने किया था, ठीक है ना। और ये रेंज कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान से देख लीजिएगा, इतना से इतना रेंज होता है। ये जो होता है वेवलेंथ का रेंज, फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, ठीक है ना। कभी कभी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज भी पूछ दिया जाता है। अभी यहाँ पे टेबल को याद कर लेना, टेबल को क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। टेबल को कैसे होगा जी? गामा किरणें का बैकरोल ने किया था, एक्स किरणें का रोंटजन ने किया था, पराबैंगनी किरणें का रीटर ने किया था, ठीक है ना। दृश्य किरणें का विजुअल रेडिएशन का न्यूटन ने किया था। अवरक्त किरणें इंफ्रारेड रेडिएशन का हर्शेल ने किया था, ठीक है ना। और क्या है जी? उष्मीय विकिरण को यहाँ पे नहीं उतना पूछता, और मार्कोनी के बारे में पूछता। मार्कोनी जो किया था सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव को किया था, ठीक है। ये चीज आपका जानना जरूरी है। रेडियो आवृत्ति का विलियम हर्ट्ज किया था, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये टेबल में आपसे ये जो है एक बार पूछा गया है, ये देखिएगा। पराबैंगनी आवृत्ति है ना, पराबैंगनी आवृत्ति का ये जो फ्रीक्वेंसी वाला रेंज जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए, फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ना, ये आपसे पूछा गया था। पराबैंगनी का अल्ट्रा वायलेट का फ्रीक्वेंसी रेंज जो है पूछा गया था। एक बार ये टेबल को आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा, पेड ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहां से क्वेश्चन पूछेगा ना, वो चीज को हम लोग को देखना है, फालतू का कंटेंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले अभी मोटो होना चाहिए एग्जाम क्रैक करने का, है ना। तो एग्जाम क्रैक कैसे होगा? जहां जहां से आपको क्वेश्चन पूछता है वो चीज को जानना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, गामा किरणें क्या है जी? गामा किरणें को अनेक अन्वेष के नाम पर बैकुरल किरणें कहते, इसी को बैकुरल किरणें कहा जाता है, क्योंकि खोज किया गया था इसके द्वारा, ठीक है ना। गामा किरणें अत्यंत लघु तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। उच्च परमाणु द्रव्यमान के रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम, रेडियम एंड थोरियम। कौन कौन जी? यूरेनियम, रेडियम एंड थोरियम, प्लूटोनियम आदि परमाणुओं के नाभिक विघटन की क्रिया में गामा किरण उत्पन्न होती है। जब रेडियो सक्रिय पढ़ा रहा था तो वो समय भी ये चीज को जो है डिस्कस किया गया था, ठीक है ना। इसकी भेदन क्षमता इतनी अधिक होती है कि 30 सेंटीमीटर मोटे लोहे की चादर को ही भेद करके पार कर देती है। गामा किरण में इतनी भेदन क्षमता होती है। डायरेक्ट पूछ दिया किसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है, तो गामा किरण की होती है, ठीक है ना। ये 30 सेंटीमीटर तक की भी एल्युमिनियम का चादर है ना, उसको भी पार कर देती है, इतना इसका भेदन क्षमता होती है। चादर भेद करके निकल जाती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं एक्स किरणें क्या है। एक्स किरणें का प्रॉपर्टीज क्या है जी? तो ध्यान से देखिएगा, एक्स किरणें को रोंटजन किरणें भी कहते हैं, क्योंकि रोंटजन के द्वारा खोज किया गया था, ठीक है। और एक्स किरणें तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के किसी भारी लक्ष्य वस्तु पर टकराने से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इसकी भेदन क्षमता गामा किरणें से कम होती है। आपको पूरा जो है ना सीक्वेंस में वहां पर बताया गया था, ठीक है ना। अगर क्लासेस दिख किए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है ना। इसका उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी फूटी हड्डियों के में किया जाता है, फेफड़ों के रोग को पता लगाने के लिए, जासूसी तथा इंजीनियरिंग आदि में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ना, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, यूज कहाँ होता है, वो चीज को एक्स किरणें और गामा किरणें से पूछा जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पराबैंगनी किरणें, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोला जाता है। यह विकिरण का पता रीटर के द्वारा किया गया था। ये जो है खोज किसके द्वारा किया गया था पूछा जाता है। और ये किरणें सूर्य आर्क, विद्युत स्पार्क, विराजन नलिका आदि से किया जाता है। इसकी भेदन क्षमता एक्स किरणें से कम होती है, यानी सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका? गामा का होगा, उसके बाद एक्स का, उसके बाद क्या है? पराबैंगनी का। तो ये सब चीज जानना जरूरी है, ठीक है ना। सभी के बारे में देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, चलेगा। इसका जो है ना, इसका डिटेक्शन एक प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रदर्शी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आगे अब आइए दृश्य किरणें यानी विजुअल रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दृश्य किरणें यानी विजुअल रेडिएशन, इसके स्रोत सूर्य और तारों के
फ्लेम विद्युत बल्ब और आर्क लैंप आदि ताप दीप्त वस्तुएं हैं। प्रकाश से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक क्रिया करती है, परंतु संकुचन का प्रमुख साधन क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जस्ट थ्योरी अब्रैक्ट किरणें क्या होता है जी, तो इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। रेडियो तरंग क्या होता है, इसमें जो है ना कहाँ कहाँ देखिएगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिएगा रेडियो अब्रैक्ट किरणें जो होती है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन, इन विकिरणों की प्राप्ति जो होती है सूर्य और अन्य तप्त वस्तुओं से उत्पन्न होती है। किसका, अब्रैक्ट किरणें का, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन उत्पन्न होती है सूर्य किरणें, सूर्य के किरण से, ठीक है। और इसके द्वारा उष्मा का संचरण जो होता है ना, ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप टेम्परेचर को क्या करती है, बढ़ा देती है। और इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। क्या प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए कोहरे में भी बहुत दूर तक चली जाती है। इसका उपयोग अस्पतालों में रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है तथा कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है, और टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रेडियो तरंग क्या होता है जी, रेडियो तरंग का बेतार तरंग यानी वायरलेस वेव इसको बोलते हैं। इसका तरंग दैर्ध्य इतना से 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁴ मीटर तक हो सकता है। ये रेंज याद कर लेना है, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति विद्युत चालक में बस उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह से होता है। किसका, रेडियो तरंग का। इसका संसूचन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे रेडियो रिसीवर, टेलीविजन, ये सब में जो है ना रेडियो वेव का यूज किया जाता है। ये सब इसका एग्जांपल जानना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव क्या होता है। इन तरंगों का उपयोग टेलीविजन, टेलीफोन आदि के प्रसारण में माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। ये सभी का एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल पूछा जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे जानने वाली बात क्या है, वो चीज को देखिए। रडार क्या है जी, रडार का फुल फॉर्म को पूछ लिया जाता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। इसका संक्षिप्त रूप उसको रडार बोलते हैं। इसे 0.01 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव का उपयोग करके दुश्मन की जलयानों और वायुयानों का पता लगाया जाता है। रडार के द्वारा जो है ना दुश्मन के जलयान और वायुयान का भी जो है लोकेशन पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इसमें एक घूमते हुए एरियल द्वारा तरंग प्रेषित की जाती है और वे वायुयान, जलयान आदि लक्ष्य से परिवर्तित होकर रडार पर उसका रेंज जो है वापस एक इमेज क्रिएट करता है और लौट जाती है, ठीक है ना। प्रेक्षित तथा अभिगृहित तरंगों में अभ्यंतर को ज्ञात करने के लिए जलयान अथवा वायुयान की दूरी ज्ञात किया जाता है, कितना डिस्टेंस वो चीज जा रहा है, ठीक है ना। तरंग जितने क्षेत्रों को स्कैनिंग करती है उस क्षेत्र में चित्र भी रडार के में पर्दे पर आ जाती है। इस प्रकार दुश्मनों के जहाज को आसानी से अवलोकन किया जा सकता है, लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे ये पॉइंट को VVL लगा करके रट्टा मार लीजिए। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसी को एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर देते हैं, 10⁻10⁻4 एंगस्ट्रम हो जाएगा। 1 नैनोमीटर और 10⁻9 मीटर होता है। अगर एंगस्ट्रम में पूछ दे तो 10 एंगस्ट्रम हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रम बराबर 1 एंगस्ट्रम होता है। ये सब इस टेबल को ना याद कर लीजिएगा। ये जो है 2007 या 8 के एग्जाम में जो है ना ये 1 माइक्रोन और कितना होता है मीटर, वो पूछा गया है। अब आइए ये टेबल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये टेबल क्या है जी, देखिएगा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। इसका वेवलेंथ में रेड का बहुत बार पूछ लिया कितना होता है, 10/620 से 740 होता है। उसी तरीका से टेबल को याद कर लेना है, VVL कर देता हूँ, ठीक है ना। याद कर लेना है जी। टेबल का आपको रेड पूछ दिया तो कभी कोई रेड ज्यादातर पूछता है, रेड तो पूछ दिया है, ग्रीन या फिर ब्लू, ग्रीन, ब्लू और वायलेट ये तीनों जो है पूछ सकता है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग साउंड वेव की तरफ बढ़ते हैं। साउंड वेव क्या है जी, साउंड वेव हम लोग तो अभी तक देख रहे थे, क्या देख रहे थे, अभी तक जो हम लोगों ने देख रहा था वो देख रहा था हम लोग यहाँ पे वेव मोशन देख रहे थे। अब आते हैं साउंड मोशन देख लेते हैं, साउंड वेव देख लेते हैं कुछ, ठीक है ना। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ये अनुदैर्ध्य अयांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगें विभिन्न आवृत्ति की हो सकती है। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है ना, उसी को जो है ना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उसकी अनुभूति हमें अपनी कानों तक सुनाई देती है, ठीक है ना। ये 20 से 20,000 रेंज याद कर लीजिएगा। और इसी को ना और इसे ही हम श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। श्रव्य ध्वनि का रेंज आपसे पूछ देगा कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल क्या है जी? स्पीड ऑफ साउंड। निर्वात में ध्वनि तरंगों की संचरण नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि कभी नहीं संचरण करता, स्थानांतरण नहीं होता। ये पॉइंट पूछा गया है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ध्वनि की चाल उस माध्यम पर निर्भर करती है जिसमें से होकर ध्वनि गुजर सकती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। सभी में अलग अलग होता है। क्या क्या होता है वो चीज को मैं बताऊंगा, पूछा जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, ये चीज सब देख लीजिएगा। देखिएगा ये टेबल से आपसे पूछा जाएगा। आपको जल का कितना है जी? जल का ध्वनि की चाल कितना? 1450 मीटर पर सेकंड है। शुष्क वायु का कितना है? शुष्क वायु का 332 है। लोहा का 5100 है। एल्युमिनियम का 6400 है। ये जो है याद कर लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या है जी, डॉपलर प्रभाव से क्वेश्चन पूछता है, वो चीज को भी देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव यानी कहने का मतलब ध्वनि तरंगों के बीच उसके आवृत्ति परास के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन है जी? एक है ऑडिएबल वेव, इंफ्रासोनिक वेव, और एक और वेव है, उस वेव का नाम है अल्ट्रासोनिक वेव। इसका रेंज जो है ना, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये सभी का रेंज जानना बहुत जरूरी है। रेंज पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक वेव का। कोई आपस में बातें नहीं करेगा, कोई आपस में बातें नहीं करेगा जी, ओनली स्टडी पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंफ्रासोनिक वेव कौन सा वेव होता है? जिस तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विवे लगा लीजिए, 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसी को अपश्रव्य तरंग यानी इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता है। आपसे इसका रेंज पूछा जाता है, रेंज याद कर लेना जरूरी है जी। इंफ्रासोनिक का रेंज क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये तरंगे भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है, और हमारे हृदय की धड़कनों की आवृत्ति को अपश्रव्य तरंग या इंफ्रासोनिक वेव भी उसको बोला जाता है। दूसरा है ऑडिएबल वेव यानी श्रव्य तरंगे। इस तरंगों को हम सुन सकते हैं, जिस तरंग को हम लोग सुन सकते हैं उसी को जो है ना श्रव्य तरंगे यानी ऑडिएबल वेव बोलते हैं। इसका रेंज जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये आपका रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवे लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अगला है अल्ट्रासोनिक वेव। ये अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे जिसकी आवृत्ति 20,000 से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ये भी रेंज याद कर लेना है, जिसे प्राश्रव्य तरंगे इसको बोला जाता है, प्राश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक वेव। इन तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया आदि सुन सकते हैं। इसे डॉल्फिन भी सुन सकता है, डॉल्फिन जो है होता है ना, वो भी सुन सकता है, लेकिन मनुष्य के कान इस तरंगों को नहीं सुन सकता है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कौन से तरंग को मनुष्य जो है स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता, तो ये तरंग है अल्ट्रासोनिक यानी प्राश्रव्य तरंगे इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिएगा ध्वनि की चाल है ना, ये अब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है ना, आपसे पूछेगा माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, घटती है, सेम रहती है, तो बढ़ जाती है। ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है, वीवे लगा लीजिएगा, ठीक है ना। आपसे पूछेगा माध्यम का टेम्परेचर अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या इफेक्ट होगा? बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा? तो आपका आंसर होगा बढ़ेगा। जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा देने पर ध्वनि की चाल क्या कितना बढ़ जाती है? 0.61 मीटर पर सेकंड लगभग बढ़ जाती है, तो वही वहां पे बताया गया है। अब आते हैं हम लोग दाब का पर इफेक्ट यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये फॉर्मूला सिर्फ याद कर लीजिएगा। देखिएगा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी का, आर्द्र या नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, और आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु से अधिक होता है। यही कारण है कि बरसात के दिन में सीटी की आवाज जो है ना दूर तक सुनाई देता है, ठीक है ना। ये आपको याद कर लेना है रिलेशन। भी बराबर क्या होता है? रूट अंडर वाई गामा पी अपॉन टी हो जाएगा, यानी गामा बराबर सीपी वाई सीपी होता है। सीपी क्या है? स्थिर दाब पर विद्युत क्षेत्र, याद कर लीजिएगा। मैं इसको जो है ना न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वहां पे आपको बता दूंगा क्या है। यहाँ पे सीपी क्या है जी? सीपी जो है ना, ये है आयतन पर गैस का विशिष्ट ऊष्मा। ये आयतन पर गैस का विशिष्ट ऊष्मा है, यानी विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है ना, विशिष्ट ऊष्मा है। और यहाँ पे डी क्या है? डी जो है, ये जो है ना, डी जो है ये गैस का घनत्व है, घनत्व है, घनत्व, ठीक है, ये गैस का घनत्व है, ठीक है। और सीपी क्या है जी? सीपी तो हम लोग पता कर लेंगे, स्थिर
वायु और ये सॉरी ये सीपी जो है ना, ये सीपी जो है स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ये स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर गैस का विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है ना। और ये जो है सीभी जो है, ये जो है ये आयतन, आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। आयतन पर, आयतन पर गैस, गैस का विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है ना। बस ये जस्ट ये रिलेशन याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या इसका यूज होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग कुछ इंटेंसिटी के बारे में देख लेते हैं। इंटेंसिटी यानी तीव्रता क्या होती है। तीव्रता ध्वनि का ही एक लक्षण है। तीव्रता जो है ना, इंटेंसिटी ध्वनि का ही एक लक्षण है, जिसके कारण कोई ध्वनि हमें सीधी या तेज सुनाई पड़ती है। उस तीव्रता ध्वनि का स्रोत के कंपन के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी 1 प्रोपोर्शनलिटी टू ए स्क्वायर होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। यहाँ इसे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, जो पूछेगा वो चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, कहाँ गया साधारण बातचीत, इसका डेसिबल पूछ दिया कितना। ये रेंज जो है ना, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या रेंज से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा जी। रॉकेट का कितना होता है, 160 से 170 डेसिबल होता है। मिसाइल का 180 से 190 डेसिबल होता है। सायरन का 190 से 200 डेसिबल होता है। साधारण बातचीत का एक बार पूछा गया है 2003 या 4 के एग्जाम में, 40 से 60 होता है। ठीक है ना। लाउड स्पीकर का 70 से 80, टेबल को याद कर लीजिए। ऑर्केस्ट्रा का 100 से 110 डेसिबल होता है साउंड का। प्रेस का 100 से 105 होता है। फुसफुसाहट जो आपस में कोई बात करता है ना, उसका अगर डेसिबल स्पीड देखते हैं साउंड का, तो 15 से 20 डेसिबल होता है। और गुस्सा में अगर कोई बात करता है तो 70 से 80 डेसिबल उसका जो है तीव्रता होती है उसका साउंड का। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है टेबल को। अब हम लोग बात करते हैं तारात्व यानी पिंच क्या होता है। तारात्व यानी पिंच क्या होता है जी। यह ध्वनि का ही एक लक्षण है, जिसमें से हम ध्वनि को मोटी यानी ग्रेव या फिर तीक्ष्ण यानी बारीक शार्प कहते हैं। ध्वनि का तरत्व उसकी आकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना। ध्वनि का जो है ना पिंच जो है उसके आकृति आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर वह उच्च तारत्व यानी उच्च पिच जो है उत्पन्न करेगा, अतः ध्वनि तीक्ष्ण या बारीक होती है। ठीक है ना। देखिएगा, स्त्री की आवाज जो है ना, स्त्री की आवाज पुरुष की अपेक्षा पतली क्यों होती है, ये आपको भी ये बहुत बार पूछा गया है। स्त्री लोग जो वुमेन्स लोग हैं, उसका उन लोगों का आवाज जो है ना पुरुषों की अपेक्षा जो है पतली होती है। क्यों होती है। आवृत्ति का तरत्व उसकी आवृत्ति पर, ध्वनि का तरत्व जो है ना, ध्वनि का पिच जो है उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करती है। और ध्वनि अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तरत्व अधिक होता है, अतः स्त्री की ध्वनि का तरत्व तथा आवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि स्त्री की आवाज जो है पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डॉपलर इफेक्ट से। डॉपलर इफेक्ट क्या बताया था, डॉपलर जी ने क्या बताया थे जी, वो चीज को देखना हम लोग को बहुत जरूरी है। ठीक है ना। चलिए, क्या बताया थे इन्होंने, देखिएगा। डॉपलर इफेक्ट क्या था जी, वो चीज को जानना जरूरी है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्वनि के लिए डॉपलर का एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, जब ध्वनि स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति कुछ बदलती हुई प्रतीत दिखाई देता है। अपेक्षित गति के कारण जब प्रेक्षक तथा स्रोत के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो आवृत्ति जो है घटा हुआ वो प्रतीत होता है, और जब उसके बीच की दूरी घट जाती है ना तो आवृत्ति बढ़ जाता है। अतः ध्वनि स्रोत प्रेक्षक के बीच अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में उत्पन्न आवासी परिवर्तन को डॉपलर का इफेक्ट बोलते हैं। इसने सर्वप्रथम सन 1842 में दिया था सी डॉपलर के द्वारा। ठीक है ना। ये जो है ना फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। आप आभासी आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रेक्षक के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटा श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग गुने आप जो है ना इसका वास्तविक रियल आवृत्ति, रियल फ्रीक्वेंसी होता है। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, डॉपलर का इफेक्ट का फॉर्मूला है।
ठीक है। आगे क्या इन्होंने बताया था, डॉपलर के लिए डॉपलर प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव क्या दिए थे जी। डॉपलर का प्रभाव जो है ना प्रकाश तरंग पर भी लागू होता है। यदि कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक की ओर आ रहा हो तो प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति बढ़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है, तथा स्पेक्ट्रम रेखा स्पेक्ट्रम पर भी पराबैंगनी वायलेट की ओर डिपेंड करता है, स्थापित करता है। इससे विपरीत यदि प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा होता हो तो प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति घटी हुई दिखाई देती है, ठीक है, इसी को जो है ना घटी हुई दिखाई देती है अथवा तरंगधर्ज बढ़ी हुई प्रतीत होती है, तथा स्पेक्ट्रम रेखा स्पेक्ट्रम के लाल सिरा यानी रेड एंड की ओर विस्थापित होती है। तरंगधर्ज के इस विस्थापन को ना डॉपलर प्रभाव डॉपलर विस्थापन बोला जाता है। डॉपलर इफेक्ट में आपने जैसे देखा होगा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देकर के आपको समझा दूं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। देखिएगा कि आपने देखा होगा जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं और ट्रेन हॉर्न देती है, और देखिए जब रेलवे स्टेशन पर एक आदमी जो कोई खड़ा होता है तो ट्रेन जब हॉर्न देती है तो हॉर्न देती हुई आपकी और आपकी तरफ जो है ना हॉर्न की आवृत्ति कमान धीरे धीरे बढ़ता है। होता क्या है ना कि जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं और ट्रेन जब हॉर्न देती हुई आपकी तरफ आ रहा होता है तो हॉर्न की आवृत्ति का मान धीरे धीरे बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। जब नजदीक ट्रेन आएगा तो बढ़ता है, अर्थात जैसे ट्रेन पास आती है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जाती है, और जब आपसे दूर जाती है तो आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है, अर्थात आवृत्ति का मान भी कम हो जाता है। और ध्वनि तरंग की आवृत्ति में होने वाली अपेक्षित गति के कारण होने वाले जो भी परिवर्तन ज्यादा कम साउंड हो रहा है ना उसी को डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। सीधी सी बात में आपको यही चीज याद रखना है। और डॉपलर प्रभाव का खोज जो है ना क्रिश्चियन जोहान डॉपलर ने किया था। इन्होंने सबसे पहले इस प्रभाव को तार की लाइट का बढ़ना या कम होना से समझाया था, क्योंकि तार अपेक्षित गति करते रहते हैं जिसके कारण उसके प्रकाश का प्रभाव जो है ना प्रकाश बढ़ना और कम होता है, उसी को डॉपलर इफेक्ट सब जो है बोलते हैं। सीधी सी बात आपको यही रखना है, ज्यादा इसमें बहुत जो है लंबा यहाँ पे लिख दिया है उतना आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि क्या होता है जी, इको क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इको क्या होता है, जब कोई ध्वनि तरंग दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि यानी इक्को बोलते हैं। टकराने के बाद जो भी साउंड होता है ना उसको इक्को साउंड बोला जाता है। जब श्रोता प्रवर्तक तल के बहुत निकट खड़ा हो तो उसे प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगा। इसी प्रकार जब हम खाली कमरा में जो है ना खड़े होकर कुछ बोलते हैं, एकदम कमरा ब्लैंक होता है, खाली होता है, वहां पे कुछ बोलते हैं, तब भी हमें जो है ना प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, क्योंकि मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि की आवाजें एक साथ आती है। इसका कारण यह है कि जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता हो तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.01 सेकंड तक रहता है। कितना सेकंड तक? 0.01 सेकंड तक रहता है। अतः इस अवधि के अंतर्गत यदि कोई अन्य ध्वनि आएगी तो वह पहली के साथ मिल जाता है। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता या प्रवर्तक तल के बीच कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। जो है ना ये आपको याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। प्रतिध्वनि द्वारा समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई, सुदूर आदि पहाड़ की दूरी को मापा जाता है। ये एग्जाम्पल को रट लेना है, महत्वपूर्ण है। अनुनाद रेजोनेंस क्या है जी? जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को रेजोनेंस यानी अनुनाद बोलते हैं। मैक संख्या से क्वेश्चन एक बार दिखने को मिला था। मैक संख्या क्या है? किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप तथा दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या यानी मैक नंबर बोलते हैं। यदि एक मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल पराध्वनिक तथा मैक संख्या 5 से अधिक हो तो चाल अपराध्वनिक यानी हाइपरसोनिक। देखिएगा ये आपको याद करना यहाँ से जरूरी है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल क्या हो जाएगा? सुपरसोनिक, और 5 से अधिक हो तो हाइपरसोनिक होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट को आपको याद करना जरूरी है। अब हम लोग कुछ मेमोरेबल फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लासेस को द एंड करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। तरंग के गमन के लिए
माध्यम आवश्यक होती है, बिल्कुल सही है। अनुदैर्ध्य तरंगों द्रव के अंदर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। अनुदैर्ध्य तरंगे जो है ना लिक्विड में नहीं उत्पन्न किया जा सकता, कहाँ उत्पन्न किया जा सकता वो चीज को हमको बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, गामा तरंगे अत्यंत लघु तरंग की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है। गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, भिवे लगा लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अल्फा, उसके बाद वो होता है, ठीक है ना। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग टेलीविजन, टेलीफोन आदि को प्रसारण में किया जाता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को ऑडिएबल साउंड बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल बहुत ही अधिक होती है, भिवे लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे सुन सकती है, इसको भी आपको याद करना है, ठीक है ना। और क्या है, आर्द्र या नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ठीक है। आवृत्ति की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। सारा चीज जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, वही चीज का सारांश यहाँ पे आप लोगों के लिए इंक्लूड कर दिया गया है। आगे क्या है, ध्वनि का तरत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए श्रोता तथा प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए, ये भी मैं आपको हाईलाइट करवाया था कि पूछा जाता है, ठीक है। ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में 392 मीटर पर सेकंड होता है, और पानी में 1460 होता है, और लोहा में 5100 मीटर पर सेकंड होता है। इसका भी मैं टेबल आपको याद करवाया था, बोला था कि याद कीजिएगा। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। और क्या है, माध्यम बदलने पर ध्वनि के वेग और तरंग लंबाई के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और क्या होता है जी, तापक्रम वृद्धि से ध्वनि के वेग व तरंग लंबाई के मान में वृद्धि हो जाती है। ये मेमोरेबल फैक्ट था, इसको भी हम लोगों ने देख लिया, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो चीज को हम लोगों ने देख लिया। कुछ फॉर्मूला भी इसका देख लेते हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो सके। देखिएगा, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का है। भी को जो है ना, इसको तरंग वेव से डिनोट करते हैं, टी को आवर्त काल या दोलन काल से, एन को आवृत्ति या बारंबारता से, लैम्डा को तरंग दैर्ध्य या तरंग की लंबाई को, टी को समय से। देखिएगा, पहला फॉर्मूला है तरंग वेग यानी भी बराबर क्या हो जाएगा, एन लैम्डा हो जाएगा, यानी आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य की लंबाई हो जाएगा, आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य की लंबाई, याद कीजिएगा। दूसरा है एन टी बराबर क्या हो जाएगा, यानी एन टी बराबर क्या हो जाएगा, एन टी बराबर यानी आवृत्ति गुणे समय बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति गुणे समय बराबर हो जाएगा तरंग वेग गुणे आवर्तकाल बराबर 1 होता है। ये जस्ट रिलेशनशिप है। आगे क्वेश्चन आपसे है, तीसरा फॉर्मूला n बराबर 1/t हो जाएगा, 1/t, t बराबर 1/n, याद कर लीजिएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन t हो जाएगा, यही फॉर्मूला को याद कर लेना है। न्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन t, यानी तरंग वेव बराबर क्या हो जाएगा जी, तरंग वेव बराबर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य बटा क्या हो जाएगा, आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य बटा आवर्तकाल, वही चीज लिख दिया है। और उसी का तरंग संख्या बराबर 1/लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ से ये पॉइंट आपसे बहुत बार पूछा गया है, ये एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। तरंग वेव मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, आवर्तकाल को सेकंड में मापा जाता है, और तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो ये तो रहा आज का हम लोग का थ्योरी, और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी को सभी लोग पढ़ लीजिएगा, तभी आगे जो इसका क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा, ठीक है ना। आज जो है हम लोग इसका थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं, वेव मोशन एंड साउंड का, वेव मोशन एंड साउंड का जो है हम लोग आज द एंड कर चुके हैं थ्योरी। कल इसका क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है जी। मैं दिखाऊंगा कैसे इसका क्वेश्चन पूछता है, और वो चीज जो है ना, जब थ्योरी पढ़िएगा तभी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो सभी लोग पेड वाले ग्रुप में थ्योरी मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा, सभी लोग वहां से जो है आप लोग पढ़ करके नेक्स्ट डे फुल एनर्जेटिक के साथ आना है, ताकि जो है आपको क्वेश्चन अच्छे तरीका से बना सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।